हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नक्यूलस क्लासेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा दी गई 2021-22 सेकेंड टर्म क्लास 11th का इंग्लिश स्कोर का मॉडल सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग सेट 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बारी बारी से और भी सेट्स को हम लोग देखेंगे। ये जो है इंग्लिश स्कोर आपका फुल मार्क्स इसमें 40 रहने वाला है, ठीक है। और आपकी जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो 1.5 आवर्स दिया हुआ है, 1.5 घंटे, ठीक है। इसमें पहले हम लोग सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे, फिर बी सेक्शन, फिर सी सेक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपका पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन शॉर्ट। 5 क्वेश्चन के आपको उत्तर देने हैं, 5 प्रश्नों के, ठीक है। ये जो पैसेज है, पहला पैसेज आपका वो पॉल्यूशन के बारे में दिया गया है कि पॉल्यूशन से क्या क्या हानियां हो रही हैं, किस किस चीज़ों को झेलना पड़ रहा है और आगे भी हम लोगों को क्या झेलना पड़ेगा, ये दिया हुआ है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इस पैसेज से रिलेटेड, हाउ हैज़ द हेज ओवर साउथ एशिया इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर। कह रहा है हेज का मतलब होता है धुंध। किस प्रकार धुंध जो है वो साउथ एशिया में इसका प्रभाव पड़ा है, एग्रीकल्चर पे भी, कृषि पे भी। तो इसका आंसर है A vast blanket of pollution stretching across South Asia is cutting down the sunlight by 10% over India, damaging agriculture and modifying rainfall patterns। कह रहा है कि पॉल्यूशन का जो है एक तरह का ब्लैंकेट बन गया, एक चादर बन गया है साउथ एशिया में, जिसका 10% सनलाइट, ऐसा माना जा रहा है कि सनलाइट जो आ रही है वो 10% उसका डैमेज हो चुका है, वो नहीं आ रही है। और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है और मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न्स, और कहीं ना कहीं बारिश पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हेज। आखिर जो ये हेज है, ये धुंध जो है, उसका क्या फॉर्मेशन हो सकता है, क्या लीड करता है इसको। इसका आंसर है हेज इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। जो हेज, जो धुंध है, वो किसके द्वारा होता है, पॉल्यूशन के द्वारा होता है, प्रदूषण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट वर द लेवल ऑफ प्री मैच्योर डेथ एस्टिमेटेड इन 7 मेजर सिटीज ड्यूरिंग द 1990s ड्यू टू रिस्पायरेटरी डिजीज। कहा जा रहा है रिस्पायरेटरी डिजीज एक तरह की श्वास की बीमारी है, ठीक है। तो कहता है प्री मैच्योर डेथ। प्री मैच्योर मतलब होता है जैसे कि प्री मैच्योर बेबी होता है ना, ठीक है, होने के पहले, जैसे 9 मंथ या फिर 9 मंथ के पहले ही प्री मैच्योर बेबी हो जाया करते हैं, ठीक है। उसी तरह जो है प्री मैच्योर डेथ जो है, मतलब एक जो डेथ का जो लेवल होता है जिस उम्र में, उससे ही पहले डेथ हो जाना। एस्टिमेटेड 7 मेजर सिटीज़, कौन से 7 सिटी में जो है 90s के दौरान जो है वो आंका गया था, कौन सा वो 7 सिटीज़ है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन अर्ली 1990s द नंबर ऑफ प्री मैच्योर डेथ वॉज 24,000। In the mid 1990s, the statistics grew up 37,000 premature fatalities। कहा जा रहा है कि 90s के दौरान, 1990 के दशक के दौरान 24,000 जो है वो प्रीमेच्योर डेथ आंका गया था। और 1990 के मध्य के दौरान ऐसा सांख्यिक जो है वो माना है कि 37,000 जो है प्रीमेच्योर डेथ हुआ था। बढ़ करके उसकी जो संख्या थी जो 24,000 से कहाँ चली गई थी, 37,000 चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्रोफेसर वी रामानाथन से अबाउट इफेक्ट ऑफ द हेज ऑन करेंट ड्रॉट इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जो प्रोफेसर वी रामानाथन हैं वो क्या कहते हैं कि धुंध के कारण जो है वो किस तरह इंडिया के अनेक भागों में वो सूखा का एक प्रभाव पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, कैसे, ठीक है, क्या है ये। तो इसका आंसर है, he said that if the drought persists for about 4 to 5 years then we should start suspecting that it might be because of haze। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा हो गया कि 4 से 5 साल जो है वो कंटिन्यू है ड्रॉट, सूखा पड़े, तो मान लीजिए ये किसके वजह से हुआ है, हेज के वजह से हुआ, धुंध के वजह से हुआ, पॉल्यूशन के वजह से हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय हेज एंड वाई। कौन सा ऐसा देश है जो अधिकतम जो है वो धुंध से प्रभावित है और क्यों। इसका आंसर है, इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया आर मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। 3 जो है देश चिन्हित किए गए हैं। हमारा भारत देश है,
चाइना है और इंडोनेशिया है। ये तीनों देश कहा जा रहा है कि वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री, सबसे बदतर, सबसे बुरी हालत है कि बिकॉज ऑफ देयर हाई पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जो है वो इतनी अधिक है, जनसंख्या घनत्व यहाँ का, कि जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है और हेज भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाई इज देयर ओवरऑल कंसर्न फॉर एशिया ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। कहा जा रहा है कि ओवरऑल कंसर्न क्यों है एशिया के लिए अगले 30 सालों तक। इसका आंसर है इट इज़ बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ एशियन रीजन्स may rise up to 5 बिलियन पीपल। कहा जा रहा है कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एशियन कंट्री जो भी हैं, एशिया के जो भी देश हैं, उसका पॉपुलेशन जो है कम से कम 5 बिलियन पीपल तक पहुंच जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 30 ईयर्स तक जो है उसके लिए कंसर्न की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्री मैच्योर। कहा जा रहा है एक वर्ड है प्री मैच्योर, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, इसका आंसर है हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड टाइम। कहा जा रहा है कि कुछ भी हैपनिंग बिफोर द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल होने से, सामान्य होने से पहले ही कोई भी चीज़ हो जाना। ठीक है, और एक्सपेक्टेड टाइम, एक अनुमानित समय, अनुमानित जो समय होती है उससे पहले ही किसी चीज़ का हो जाना, वो प्री मैच्योर कहलाता है। ठीक है, चलिए इस तरह पैसेज के क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में कहा जा रहा है अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। राइट आंसर इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। आंसर्स जो है वो 100 वर्ड्स से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपके 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें 8, 9, 10, इसमें से 2 करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बता दिए हैं, आप लोगों को जो भी सुविधा लगे आप लोग 2 कोई भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट अ लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली गिविंग योर व्यूज on the necessity of the promoting English speaking in India for better communication with tourists। कहा जा रहा है कि आपको एडिटर के पास एक लेटर लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के पास न्यू दिल्ली, जिसमें जो है आपको क्या देना है, व्यूज़ ऑन नेसेसिटी ऑफ प्रोमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन। जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, उनसे बेटर कम्युनिकेशन हो सके, एक अच्छा वार्तालाप हो सके उनसे, सही तरीके से इंग्लिश में उसको प्रमोट करना है, इंग्लिश स्पीकिंग को प्रमोट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अपना एड्रेस देना है, जैसे कि एड्रेस दिया हुआ है गप्पे बड्डिया गिरिडीह। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस देना है। एड्रेस के बाद आपको डेट लिखना है, सबसे पहले मंथ लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर ईयर लिखना है। हमेशा जो है डेट अभी फ़िलहाल न्यू फॉर्मेट जो है डेट का वो ऐसे ही लिखना है, जैसे May 31, 2022। ठीक है, तो इसी वे में लिखिएगा। May 31 लिखने के बाद कोमा जरूर दीजिएगा। ठीक है, न्यू फॉर्मेशन जो है, न्यू फॉर्मेट डेट का वो यही है। उसके बाद जो लिखना है द एडिटर। अब द एडिटर किसके पास लिखने के लिए बोला गया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना है। उसका पता लिखना है न्यू दिल्ली 7। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मेरा दिया हुआ था कि इंग्लिश स्पीकिंग को लाना है, प्रमोट करना है उसको। तो रिगार्डिंग मतलब इसके लिए। ठीक है, रिगार्डिंग द नेसेसिटी ऑफ प्रमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट। यही मेरा सब्जेक्ट है कि टूरिस्ट को जो है क्या करना है, इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया में बेटर कम्युनिकेशन बनाना है, ताकि टूरिस्ट को सुविधा हो सके। ठीक है, वो आसानी से इधर उधर जा सके, घूम सके। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, कॉमा देना है, फिर एक लाइन छोड़ करके स्टार्ट करना है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया I would like to draw the kind attention of the government through your widely circulated newspaper। कहा जा रहा है, लिखना है ऐसा कि एक रिस्पॉन्सिबल, एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते I would like to draw your kind attention, मैं आपका ध्यान जो है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। We know that इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स एटमॉस्फेयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया जो है वो विषम एटमॉस्फेयर, कल्चर और ट्रेडिशन का एक देश है। ठीक है, वी हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड नेचुरली ब्यूटीफुल साइट्स इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ आवर ब्यूटीफुल मदरलैंड।
इंडिया। कहा जा रहा है कि जो हमारी मातृभूमि इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे हेरिटेजेस हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक भवन भी हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल साइट्स भी हैं जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये सारे ब्यूटीफुल साइट्स यहाँ पे हैं। द एंटायर वर्ल्ड वांट्स टू नो द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। पूरी दुनिया जो है इंडिया घूमना चाहती है, पूरी दुनिया जानना चाहती है इंडिया को। द फॉरेन टूरिस्ट वांट टू एक्सप्लोर आवर इंडिया। फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो भी घूमना चाहते हैं, बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट गाइड्स आर नॉट एफिशिएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड सो द फॉरेन विजिटर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लोर इंडिया। लेकिन लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने भी टूरिस्ट गाइड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हैं, इंग्लिश बोल पाने में बहुत ही ज़्यादा समर्थ नहीं हैं, सो दैट जो भी फॉरेन विजिटर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है घूमने में। द गवर्नमेंट must focus that a good number of people can speak and understand fluent English that can only help the foreign tourists to understand our country। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि किस पर फोकस करे, जरूर अवश्य रूप से फोकस करे। गुड नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड फ्लुएंट इंग्लिश, तेजी से धारा प्रवाह इंग्लिश जो है बोल सके और समझ सके। सो कैन, वो उससे क्या हो सके कि जो टूरिस्ट आते हैं वो अच्छे से समझ सके इंडिया को। कैन गाइड दैम इन देयर प्रॉब्लम, और उसके समस्याओं को समझ सके। एंड कैन फुलफिल द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी विद द बेटर कम्युनिकेशन स्किल फ्रॉम आवर साइड। कहा जा रहा है कि हम लोगों की तरफ से जो है उनको अच्छा जो है हॉस्पिटैलिटी मिले, अच्छा जो है उनको रहने का उनको अच्छा प्रबंधन दिया जाए सब कुछ, ताकि उनके चीज़ों को समझे। जब तक नहीं समझे तब तक प्रबंधन कैसे दिया जाएगा, है ना। ये हॉस्पिटैलिटी उनको अच्छा मिले और कम्युनिकेशन स्किल फ्रॉम आवर साइड, और हमारे तरफ से जो है वो वार्तालाप का जो स्किल है वो भी जो है अच्छे से बने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, इसमें जो है हम लोगों ने लिखा कि नहीं हम लोग क्या बताना चाहते हैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से। फिर हम लोगों ने लिखा यहाँ पे कि नहीं क्या आवश्यकता है, नीड क्या है। देन लिखना है व्हेन इट हैपेंस we can expect great rise in foreign tourists and in return we will see economic boom as well। कहा जा रहा है कि जब ऐसा होगा तो हम लोग जो है देखेंगे कि बहुत ही जो है यहाँ पे टूरिस्ट जो आने वाले हैं, विदेशी जो घुमंतु हैं, घूमते हैं, ठीक है, वो लोग आएंगे और काफ़ी जो है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ही अच्छा हमारे कंट्री का हो जाएगा। आई होप दैट माई लेटर विल फाइंड अ प्लेस इन योर वर्दी न्यूज़पेपर। और मैं इसी के साथ आशा करती हूँ कि मेरा जो ये लेटर है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से ये आप इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। योर्स फेथफुल्ली, अपना नाम दे देना है, ठीक है, साइन कर रहा है तो साइन कर देना है, ठीक। तो इस प्रकार जो है लेटर में हमेशा याद रखिएगा कि सारा कुछ किधर लिखना है, हमेशा लेफ्ट साइड ही लिखना है। राइट साइड का सिस्टम खत्म हो गया है तो सारा कुछ लेफ्ट साइड लिखना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यू आर जतिन ऑफ क्लास 11, यू फाउंड अ पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। आप क्लास 11th के जतिन हो, आपको जो है पर्स मिला है स्कूल लाइब्रेरी में। राइट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल आस्किंग इट्स राइटफुल ऑनर टू गिव नेसेसरी डिटेल्स टू क्लेम इट बैक फ्रॉम यू। आपको जो है क्या लिखना है, नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लिखना है, ठीक है, क्या पूछते हुए कि इसका कौन ऑनर है, मतलब सही जो है सही रूप से उसका वो किसका पर्स है, ठीक है, और जिनका भी पर्स है वो क्लेम कर सकते हैं, वापस मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है स्कूल का नाम कि आप किस स्कूल से हैं, वो +2 हाई स्कूल गिरिडीह मैंने दिया है, ठीक है, आप अपने सुविधानुसार लिख सकते हैं। फिर बड़ा सा नोटिस लिखना है, फिर लिखना है फाउंड क्योंकि यहाँ पे पर्स क्या हुआ है, जतिन को मिला है। यदि खोता कोई तो लॉस्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, तो चूंकि यहाँ मिला है इसलिए फाउंड लिखेंगे। उसके बाद डेट देंगे, डेट का फॉर्मेट मैंने अभी बताया कि उसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले मंथ लिखना है, फिर डेट लिखना है, देन कॉमा दे करके क्या लिखना है, ईयर लिखना है। अब स्टार्ट करना है नोटिस। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट यस्टरडे अ पर्स वॉज फाउंड इन द स्कूल लाइब्रेरी। कहा जा रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि कल जो है स्कूल लाइब्रेरी में एक पर्स मिला। द स्टूडेंट स्टाफ हु एवर हैज़ लॉस्ट, जिन्होंने भी ये पर्स खोया है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर स्टाफ हो, इट कैन कॉन्टैक्ट द अंडर सिंह एंड आफ्टर गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द पर्स। वो जो है अंडर सिंह मतलब जिन्होंने यहाँ साइन किया है वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसके साथ, आपको पर्स का डिटेल्स देना है,
ताकि ये पता चले कि वो पर्स सही में आपका है या नहीं, या फिर झूठ तो आप नहीं बोल रहे हैं। इट कैन बी रिक्लेम्ड बाय द अंडरसिन, फिर जो है वो क्या किया जाएगा, क्लेम किया जाएगा। बस इतना ही लिखना है। नोटिस काफ़ी शॉर्ट में वे में दिया जाता है और लेंदी नहीं लिखना है, ठीक है। देन नेम लिखना है जतीन, और स्टैंडर्ड दे देना है, रोल नंबर दे देना है, ठीक है। साइंस सेक्शन, यहाँ पे चाहें तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी ABC करके, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो जिनको मिला है वो कॉन्टैक्ट करके भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट एन आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर ऑन द टॉपिक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यू आर नयन और नमिता। कहा जा रहा है, यहाँ पे नेम दे दिया है, या तो आप नयन है या नमिता हैं। आपको आर्टिकल लिखना है कौन से टॉपिक पे, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मतलब जो बेरोजगारी की समस्या अभी भारत में चल रही है उस पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनबियरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका एक हेडिंग देना है। तो अनबियरेबल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो बेरोजगारी है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, बाय नमिता या नयन, कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इन इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ एट इट्स वर्स्ट सिंस 1999। कहा जा रहा है कि 1990 के दशक के बाद जो है देखा जाए तो इंडिया में जो है बेरोजगारी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। मोस्ट ऑफ द सेक्टर हैज़ क्रैश्ड अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ ग्रेजुएट्स एंड वर्कलेस। कहा जा रहा है कि मोस्ट द सेक्टर हैज़ क्रैश्ड, लगभग जो है देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में जो है ग्रेजुएट्स का पॉपुलेशन जो बेरोजगार हैं उनका बढ़ता जा रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है। द गवर्नमेंट सिम्स टू हैव ऑल द सॉर्ट्स ऑफ प्रोमिसेस, गवर्नमेंट जो है सारे प्रोमिसेस को कर रही है, बट नो प्लान एट ऑल टू एम्प्लॉय द हाईली एजुकेटेड इंडियन स्टूडेंट्स। लेकिन काफ़ी जो शिक्षित हैं यहाँ के स्टूडेंट्स, भारतीय स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई भी प्लान अभी तक सामने नहीं आया है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड दैट ही वुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ पीपल एवरी ईयर। प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या प्रोमिस किया था कि प्रत्येक वर्ष जो है वो करीबन 2 करोड़ छात्रों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे। बट ही कुड नॉट इवन रीच द 10 लाख मार्क एवरी ईयर। लेकिन ये जो इसकी सीमा है वो 10 लाख तक भी नहीं पहुंची है। फॉर अ स्टेबल इकोनॉमी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल गेट जॉब एंड कैन कंट्रीब्यूट इन द GDP ऑफ इंडिया। कहा जा रहा है कि स्टेबल इकोनॉमी के लिए, ताकि हमारे देश का भी इकोनॉमिक कंडीशन सही रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों को क्या दिया जाए, रोजगार दिया जाए, ठीक है। ताकि वो लोग जो हैं जॉब पाने के बाद किस में कंट्रीब्यूट कर सके, वो GDP में, इंडिया के GDP में कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि इंडिया का भी जो स्तर वो अच्छा बना रहे। व्हेन पीपल आर एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड इट ब्रिंग्स वेरियस साइड इफ़ेक्ट्स इन द कंट्री। यदि पीपल जो हैं वो एजुकेटेड, शिक्षित होने के साथ यदि बेरोजगार रहेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं हमारे देश में। द फ्रस्ट्रेटेड यूथ कैन वॉक ऑन द पाथ ऑफ क्राइम। जो भी फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो भी यूथ हैं वो क्या करेंगे, क्राइम यानी कि अपराध के मार्ग पर चलेंगे। दे कैन बिकम साइबर क्रिमिनल्स, किडनैपर्स और कैन कमिट क्राइम्स ऑफ अदर सॉर्ट्स। वो जो हैं क्या बन जाएंगे, या तो साइबर क्रिमिनल्स बन जाएंगे, या किडनैपर बन जाएंगे, या फिर और तरह तरह के क्राइम वो करने लगेंगे। इफ़ वी वांट इंडिया टू बी रियली डेवलप्ड नेशन, यदि हम लोग इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं, विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, देन वी मस्ट इंश्योर दैट द इंडियन यूथ लर्न स्किल। तो हम लोगों को ये अवश्य करना चाहिए कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं, यहाँ के यूथ जो हैं, युवा वर्ग, वो क्या सीखे, स्किल सीखे। एंड दे कैन अर्न ऑफ देयर ऑन, और वो अपने स्तर से क्या कर सके, कमाई कर सके। बोथ गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड द पीपल शुड जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल। गवर्नमेंट को भी जो है एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, उनको भी रोजगार देना चाहिए, और यहाँ के यूथ को भी खुद से भी कोशिश करनी चाहिए उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने के लिए। देन ओनली कैन इंडिया बिकम अ सेल्फ डिपेंडेंट नेशन। इससे क्या होगा, इंडिया जो है एक सेल्फ डिपेंडेंट राष्ट्र बन जाएगा। तो इस तरह क्या करना है, आपको आर्टिकल लिखना है। 3 क्वेश्चंस में से आपको तीनों में जो अच्छा लगे, या आपका लेटर राइटिंग अच्छा लगे, नोटिस अच्छा लगे, या आर्टिकल, तीनों में जो अच्छा लगे आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। सेक्शन B आपका खत्म हो गया, अब सेक्शन C स्टार्ट होता है। सेक्शन C में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका आंसर करना है, ठीक है।
कहा जा रहा है अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट आंसर्स इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। कहता है कि क्या आखिर नोटिस लिखा हुआ था वहाँ पे द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, कहाँ के जू में, कहाँ के चिड़ियाघर में? लुसाका, जो जाम्बिया में जो लुसाका में चिड़ियाघर था उसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर है द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल्स एट ए केज इन द जू ऑफ लुसाका क्लियरली सिग्निफाइज दैट वी द ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द स्पीसीज दैट exist on the planet. We have destroyed most of the ecosystem and many animals are on the verge of extinction because of deforestation, hunting and the pollution that we have brought on the face of the planet. ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। लुसाका के चिड़ियाघर में वहाँ पे लिखा हुआ था द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, और वहाँ पे मिरर लगा हुआ था। मिरर में आप खुद को देखें ह्यूमन बीइंग और समझ जाएं कि दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल कौन है? ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो वही सबसे डेंजरस एनिमल इस प्लेनेट पे है, इस ग्रह पर है। वी हैव डिस्ट्रॉयड, हम लोगों ने क्या बर्बाद किया है? हमारा इकोसिस्टम बर्बाद कर दिया है। मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों का जो रहने का वो है, जैसे कि जंगल में वो रहते हैं, हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन, हम लोगों ने जंगल को ही काट डाला, हंटिंग, शिकार किए, एंड द पॉल्यूशन दैट वी हैव ब्रॉट ऑन द फेस ऑफ द प्लैनेट। और यही कारण है, यही सारे कारण की डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, यही सारे कारण की वजह से क्या कर रहे हैं हम लोग इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पे क्या ला रहे हैं? पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज मिस्टर क्रोकर हैरिस? मिस्टर क्रोकर हैरिस कौन है? हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स? ये दूसरे मास्टर से किस प्रकार अलग हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं। मिस्टर क्रोकर हैरिस वॉज द लैंग्वेज टीचर एट द स्कूल ऑफ टेप्लो। टेप्लो के स्कूल में जो है मिस्टर क्रोकर हैरिस लैंग्वेज टीचर होते हैं, भाषा के शिक्षक रहते हैं। अनलाइक द अदर टीचर्स, दूसरे शिक्षक के मुकाबले, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है। ही फॉलोड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वो जो है अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करते हैं। एंड ही वॉज नॉट अ सैडिस्ट लाइक सम टीचर, लेकिन वो सैडिस्ट नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है, स्ट्रिक्ट तो हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो छड़ी उठाते हैं मारने पीटने के लिए, ठीक है, तो वैसे भी नहीं है वो। अगला क्वेश्चन है, वाई हैज़ द आर्टिकल बीन टाइटल सिल्क रोड? कहा जा रहा है कि सिल्क रोड जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 8, ठीक है, वो उसका आर्टिकल सिल्क रोड क्यों रखा गया, ठीक है, उसका नेम। चलिए आंसर देखते हैं। द आर्टिकल इज राइटली टाइटल सिल्क रोड। We know that in the historical time the Silk Road was very famous among the Europeans. आर्टिकल में जो है सिल्क रोड सही में रखा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पुराने समय की बात है जब यूरोपियन के बीच जो है वो सिल्क रोड बहुत ही फेमस था। Here also the narrator belong to the west and he is traveling to the कैलाश माउंटेन, that's why the title is appropriate. जो नरेटर होते हैं वो कहाँ घूमने जाते हैं? कैलाश माउंटेन के पास घूमने जाते हैं, और उन्होंने ये जो टाइटल रखा है सिल्क रोड वो काफ़ी अप्रोप्रिएट, काफ़ी उचित है। अगला क्वेश्चन है, डज द पोएम फादर टू सन टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिव पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल? कहता है कि ये जो पोएम है फादर टू सन, एक पोएम है, उसमें जो है एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस, उसमें सही में क्या पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, या फिर इट इज़ फेयरली यूनिवर्सल, या फिर जो कहा गया है उसमें वो सर्वमान्य है, सर्वव्यापी है? तो इसका आंसर है द पोएम फादर टू सन इज नॉट एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस। ये कोई पर्सनल अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस नहीं है। दिस इज फेयरली यूनिवर्सल, जबकि ये सर्वमान्य है, सर्वव्यापी है। एज मोस्ट ऑफ द एडोलसेंट सन मेंटेन अ डिस्टेंस विद देयर फादर्स। अभी के समय में यदि देखा जाए तो लगभग जो एडोलसेंस होते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पिता से क्या करते हैं? गैप बना लेते हैं, वो थोड़ी दूरी बना करके रहते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू द जनरेशन गैप बोथ द फादर एंड द सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। इसलिए जो है क्या होता है, पिता और बच्चे के बीच जो है वो जनरेशन गैप के कारण दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप? कहता है कि चाइल्डहुड जो पोएम है वो ग्रोइंग अप, जब बढ़ता जाता है कोई भी बच्चा, तो उसमें क्या वो एक पोएम के अनुसार वो क्या प्रोसेस दिखा रहा है, क्या इसमें शामिल किया गया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं।
द पोएम टेल्स दैट, पोएम बताता है, इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेज, तो वहाँ पे 3 स्टेजेज आते हैं। फर्स्ट इज टू बिकम रेशनल, पहला तो वो समझदार हो जाता है। सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड आवर इंडिविजुअलिटी, फिर वो समझने लगता है व्यक्तिगत रूप से सबको। एंड थर्ड इज टू अंडरस्टैंड द हाइप्रोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्स, उसके बाद वो एडल्ट्स के हाइप्रोक्रेसी को समझने लगता है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि बड़े क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और वो खुद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही हाइपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द एडल्ट्स, जो एडल्ट्स की जो हाइपोक्रेसी है उसके बारे में। तो ये 3 स्टेजेज हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो होता है। ठीक है, Why did Einstein say I can't see any point in learning dates? कहता है कि आइंस्टाइन ऐसा क्यों कहते हैं कि I can't see any points, मैं किसी तरह के पॉइंट्स को, लर्निंग डेट्स को पढ़ने में जो है, डेट्स को सीखने में मैं किसी तरह के पॉइंट्स को नहीं देखना चाहता। ठीक है, इसका आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज आई कांट सी एनी पॉइंट्स इन लर्निंग डेट्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा कहते हैं कि मैं डेट्स को पढ़ने में या फिर उसको देखने में जो है कोई भी पॉइंट में नहीं ढूंढना चाहता। इट इज़ बिकॉज ही बिलीव्ड दैट, वह ऐसा भरोसा मानते हैं कि आइडियाज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैन फैक्ट्स, कि तथ्य से कहीं ज़्यादा ऊंचे, कहीं ज़्यादा अच्छे क्या होते हैं, विचार होते हैं। वी कैन कलेक्ट फैक्ट्स फ्रॉम द बुक्स, हम लोग बुक्स से जो है, हमने किताबों से फैक्ट्स को तो जमा कर सकते एनी टाइम, किसी भी समय, व्हेन वी नीड इट, जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़े। बट आइडियाज मस्ट बी डेवलप टू बिकम अ गुड लर्नर, लेकिन जब आइडिया आता है माइंड में तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा विकास करता है एक अच्छा लर्नर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वॉज डॉक्टर एंड्रयूज? डॉक्टर एंड्रयू कौन थे? व्हाट वाज ही वर्किंग, और वह क्या काम कर रहे थे? ठीक है, इसका आंसर है एंड्रयू मैनसन इज अ न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर। एंड्रयू मैनसन जो थे वो न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर थे, न्यू उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ही वर्कड इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लिनली। कहा जा रहा है कि वो कहाँ पे काम करते थे, वो वेल्स माइनिंग टाउन में जो है ब्लिनली में काम करते थे। ब्लिनली एक जगह का नाम है। ठीक है, हिज एफर्ट टू सेव द लाइफ ऑफ द स्टिल बॉर्न बेबी वॉज मिरेकलस, और उनका जो एफर्ट था, उनकी जो एक तरह से अपनी जो क्षमता थी, उन्होंने जो कोशिश की थी एक स्टिल बॉर्न बेबी को, एक कहा जाए चेतना शून्य बच्चे को बचाने की, वो मिरेकलस था। ठीक है, चमत्कारिक था। नेक्स्ट सेक्शन डी है। सेक्शन डी में आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आंसर जो है नॉट मोर देन 100 वर्ड से कम में नहीं करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज डॉक्टर एंड्रयू सक्सेसफुल इन रिवाइविंग द चाइल्ड? चाइल्ड को फिर से पुनः प्राप्त करने में डॉक्टर एंड्रयू कैसे सफल होते हैं? ठीक है, इसका आंसर है द इन्फेंट ऑफ जॉ मॉर्गन वॉज स्टिल बॉर्न। जो बच्चा है जॉ मॉर्गन का, वो चेतना शून्य वो जन्म लेता है। एंड हिज वाइफ वॉज ऑल्सो फेडिंग अवे, और उनकी जो वाइफ है वो लगभग, वो भी जो है ऐसा लगता है कि उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। द डॉक्टर फर्स्ट सेव द मदर एंड देन टर्न टू द लाइफलेस बेबी। सबसे पहले डॉक्टर ये सोचते हैं कि पहले मदर को बचाया जाए, फिर जो वो चेतना शून्य बच्चा है जिसमें चेतना नहीं बची है उसको बचाया जाए। ठीक है, डॉक्टर मॉर्गन ऑर्डर द नर्स टू गेट हिम हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दैट ऑल्सो क्विकली। जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं कि उसको ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से जो है नर्स को जल्दी से गर्म पानी और ठंडा पानी जल्दी से लाया जाए। ही पुट द चाइल्ड ऑन द ब्लैंकेट, चाइल्ड को जो है ऑन अ ब्लैंकेट एंड यूज़ अ स्पेशल मेथड ऑफ रिस्पायरेशन। चाइल्ड के में उसको ब्लैंकेट में डाल देते हैं, चादर में। ठीक है, और उसको रिस्पायरेशन मतलब एक होता है ना मुंह से सांस देना, उसी प्रक्रिया को वो करते हैं। ही प्रिपेयर्ड अ बेसिन ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर बेसिन फॉर कोल्ड वाटर। वो 2 बर्तन में जो है, एक में हॉट वाटर, दूसरा जो है कोल्ड वाटर लेते हैं। ही केप्ट जगलिंग द बेबी फ्रॉम द हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर एंड फ्रॉम द कोल्ड वाटर टू हॉट वाटर अगेन एंड अगेन। और वो बार बार जब जगलिंग एक तरह से हो गया, नहीं लगातार वो प्रक्रिया करना, जैसे ठंडा पानी पहले, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, एक प्रक्रिया बार बार वो दोहराते हैं। ठीक है, देन ही स्टार्टेड रबिंग द बॉडी ऑफ द बेबी विथ अ रफ टॉवेल, क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विथ बोथ हिज हैंड्स ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू द लिम्स बॉडी। कहा जा रहा है उसके बाद बच्चे को क्या करते हैं, वो रब करते हैं, वो रगड़ते हैं एक रफ टॉवेल लेकर के। ठीक है, क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट, और उसके जो है चेस्ट, जो बच्चा उतना छोटा बच्चा है उसके चेस्ट पे जो है हाथ से जो है वो ब्रीथ, वो सांस लेने की कोशिश करते हैं हाथ से जोर जोर से दबा के, ताकि वो सांस उसका आ जाए। एंड देन अ मिरेकल हैपेंस, उसके बाद एक चमत्कार होता है। द बॉय वाज गैस्पिंग, बच्चा जो है वो गैस्पिंग मतलब नाक से नहीं होता, अचानक से उधर से सांस आना। ठीक है, एंड
अ बबल ऑफ म्यूकस केम आउट ऑन हिज नोज, और अचानक से उसके नाक से जो है वो म्यूकस आ जाता है बाहर, ठीक है। द बेबी स्किन टर्न पिंक एंड रिगेंड लाइफ, और उसके बाद धीरे धीरे बेबी का स्किन पिंक होने लगता है, मतलब गुलाबी होने लगता है। दैट मीन्स उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होने लगा। एंड ही रिगेंड लाइफ, और उन्हें पुनः जो है उसको जीवन दान मिल जाता है, ठीक है। अगला जो है 19 नंबर है, डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्चेन। ऑथर्स का जो फिजिकल कंडीशन है, उनका शारीरिक जो स्थिति है दार्चेन में, उसके बारे में बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सिल्क रोड से रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर है द स्टोरी सिल्क रोड इज रिटन बाय निक मिडल्टन। जो निक मिडल्टन है उनके द्वारा ये स्टोरी सिल्क रोड लिखा गया है। ही वॉज आउट अ लॉन्ग जर्नी टू माउंटेन कैलाश टू डू कोरा। वह जो है कोरा करने के लिए, कोरा मतलब जो कैलाश की यात्रा पर जाते हैं वो कोरा कहलाता है, ठीक है। तो वो कोरा के लिए कहाँ जाते हैं? माउंटेन कैलाश पर जाते हैं। एट दार्चन ही एक्सपीरियंसेस सिकनेस एंड फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। जैसे ही वो दार्चन पहुंचते हैं, वहाँ पे अपने आप को पाते हैं कि वो काफ़ी सिकनेस, काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और उनका सर्वाइव कर पाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ही स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू हिज माउथ। वह जो है अपने मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं। एंड ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, और वह पाते हैं कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है उनका सांस लेना। ही चेस्ट फील्ड स्ट्रेंजली हेवी। उनका काफ़ी जो है वो भारी लग रहा है उनको, उनका चेस्ट वो वैसा फील कर रहे हैं। एंड ही सेट अप, और वो बैठ जाते हैं। उनकी जो धड़कनें हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो बैठ जाएगी। ही ट्राइड टू स्लीप। वो सोना चाहते हैं बट कुड नॉट, लेकिन नहीं सो पाते। अ लिटिल वॉइस इनसाइड हिम वाज सेइंग दैट इफ ही स्लेप्ट ही माइट नेवर वेक अप अगेन, सो ही स्टेड अवेक और नाइट। कहा जा रहा है कि एक छोटा सा अंदर से उनकी आवाज़ आ रही है कि यदि वो सोएंगे, ऐसा लग रहा है उनको कि यदि वो सोएंगे तो शायद वो जो है फिर कभी नहीं उठ पाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सेतन टुक हिम टू द दार्चन मेडिकल कॉलेज। दूसरे दिन सुबह जो है सेतन उनका ड्राइवर होता है निक मिडल्टन का, ठीक है। वो जो है दार्चन मेडिकल कॉलेज उनको ले जाता है। वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वो, द डॉक्टर गेव हिम तिब्बतन मेडिसिन एंड देन ही स्टार्टेड फीलिंग गुड। जो दार्चन के जो डॉक्टर होते हैं तिब्बतन मेडिसिन कुछ देते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, उसके बाद उनको अच्छा लगने लगता है। द नेक्स्ट नाइट ही स्लेप साउंडली। अगले जो रात होती है, अगले रात वो बहुत ही अच्छे से वो गहरी नींद में सो पाते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने जो है मॉडल सेट का सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया हो। आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस चीज़ को, ठीक है। आपके एग्जाम में ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। ये आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले सेट 2 के साथ।